चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट पोर्शन, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो मैं एक थोड़ा सा एक प्रीव्यू दे देता हूँ पिछले कुछ क्लासेस का। तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है वो चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा है तीन चीज़ें। तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि कौन क्या देख लेगा, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा फर्क पड़ती है कि लोगों को समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं। मैं उसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, atomic models, Thomson model, Rutherford nuclear models, atomic numbers, mass number, isotopes, isobars, drawback of Rutherford model, Maxwell equation, electromagnetic radiation। इसके अलावा क्या पढ़ा है? इसके अलावा इंटरफेरेंस पढ़ लिया नहीं। इसके अलावा हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ एटॉमिक सॉलिड, लिटिल बिट अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक और वर्सेस इमिशन स्पेक्ट्रा भी हमने देख लिया कैसा होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन भी देख लिया है, बोर्स मॉडल और उसकी लिमिटेशंस देख ली हैं। तो ओवरऑल हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो पूरा अगर हमें पूरे चैप्टर को अगर सम करना है तो क्या बोल सकते हैं हम? ये बोल सकते हैं ये चैप्टर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के स्पेशली इलेक्ट्रॉन के ड्यूल बिहेवियर के बारे में है, लाइट मैटर्स के ड्यूल बिहेवियर के बारे में है, या मैटर के ड्यूल बिहेवियर के बारे में है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैटर के ड्यूल बिहेवियर के बारे में है ये, कि वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट पे। तो यहीं पे चीज है। तो भाई ऐसा है क्या कि मतलब हम मतलब क्या इंट्रिंसिक है जो अ, मतलब हम क्लासिकल और उसमें क्वांटम, जो हम क्वांटम मतलब मॉडल्स की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने क्वांटम मॉडल की बात की है बस, लेकिन बोला नहीं है कहीं पे भी। हमने एनर्जी को इस फॉर्मूले से डिनोट तो किया है, हमने बार बार इस फॉर्मूले से डिनोट किया है, E इज इक्वल टू, हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है कई बार, एन एच म्यू। और बार बार बोला कि एन जो है नंबर्स लेता है, 1 2 3 इंटीग्रल मल्टीपल्स, इंटीग्रल नंबर्स मल्टीपल्स नहीं है, इंटीग्रल नंबर्स लेता है। यही है क्वांटम ट्रीटमेंट की एनर्जी जो है डिस्क्रीट है। हम एक बार बता भी चुके हैं, दोबारा बोल देते हैं। इसको डिस्क्रीट भी बोलते हैं और कंजर्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो इससे कुछ होता है बहुत कुछ होता है। तो हमारा जो नेचर है पार्टिकल का, वो लाइट भी है और वेव भी है। वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और डिफ्रैक्ट और वेव नेचर भी रखता है। तो पहली लाइन तो यही क्लियर हो जानी चाहिए कि ड्यूअल बिहेवियर होता है। इसके बाद हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, यानी जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनके टर्म्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है कि भाई हम इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये यहीं पर है। भाई अगर हमने बोर्स मॉडल की बात की थी पिछले वाले में, हमने बोला था ना कि हमारा एक न्यूक्लियस है, उसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूमेगा। लेकिन ये क्लासिकल पिक्चर है। कौन सी पिक्चर है? क्लासिकल पिक्चर है। ठीक है। क्लासिकल क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। अगर ये ऑर्बिट है तो इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली बता पा रहे हैं कि भाई यही पाथ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है बात करता है प्रोबेबिलिटी पे, कि हो तो ये कहीं पे भी सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बोलेंगे कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जितना न्यूक्लियस के पास में होगा उतना जल्दी पॉसिबिलिटीज है कि इलेक्ट्रॉन वहां पे मिलेगा। वहां पे मिलेगा श्योरिटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई है। प्रोबेबिलिटी का मतलब कैसे समझेंगे? सपोज अब एक तुम एक
घर में तुम्हारे पास, तुमने अगर कभी लूडो खेली हो, तो उसमें 1 से लेके 6 तक का एक डाइस होता है। तो तुम 20 बार अगर फेंकोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो सबका अपना एक वैल्यू रहेगा। लेकिन कुछ लोग चीटर्स होते हैं, उनको पता होता है कैसे फेंकना है। तो उनके मोस्टली क्या होता है कि वो, अगर तुम उनको बोलोगे 6 लाना है तो वो 6 ही 6 लाते रहते हैं। उनको पता होता है, वो सारा दिन वो उस चीज के लिए चीटिंग करते हैं। तो नेचर जो है ना, नेचर चीटिंग नहीं करती है। नेचर बोलती है कि अगर इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर अगर हमारा एक प्रॉब्लम है, तो वो उसकी तुम बोल सकते हो कि वहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ये तुम बोल सकते हो कि 20 में से 15 बार 6 आ सकता है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि बाकी 5 बार भी 6 ही आएगा। बाकी 5 बार में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। यही है प्रोबेबिलिटी। या मैं एक और शब्द में बोलूं, सपोज आपने एक सिक्का उछाला, उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पहली बार उछाला, दूसरी बार उछाला, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ऐसे हमारे पास अगर एक सिक्का उछालेंगे तो 2 प्रोबेबिलिटी है, हेड और टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 यानी आधी, 50%। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। दोनों की वो है, आधी आधी। इसी तरीके से 2 सिक्के साथ साथ उछालोगे तो हमारे कॉम्बिनेशन क्या हो गए, हेड हेड, टेल टेल। मतलब अगर मैं 2 सिक्के उछालू तो दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है। पहले वाले में हेड आ सकता है, दूसरे वाले में टेल आ सकता है, तीसरे वाले में टेल और हेड आ सकता है। तो हम शॉर्टिस्ट, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इस वाले की 1/4, इस वाले की 1/4, लेकिन बीच वाले की 2/4 हो गई। हम अगर कॉम्बिनेशन से मैटर नहीं कर रहे हैं तो 2/4 हो गई। यानी आधी प्रोबेबिलिटी है कि हेड टेल टेल हेड आ जाए। तो हम समझ पा रहे हैं इस चीज को, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। सेम ही चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में, कि उसकी प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है, कभी भी उसकी एकदम एग्जैक्ट पोजीशन की बात नहीं की जाती। आप ये तो बोल सकते हो, कार अगर मैं बोलूं, ये कार बनाते हैं, आज हम बढ़िया वाली कार बनाएंगे। 3 टायरों वाली कार बना देते हैं मजे के लिए। 3 टायरों वाली कार है, मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं बोलूं इसका मास 0.1, नहीं 0.1 नहीं, इसका मास है 100 किलो, और इसको मैंने 0.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहा हूं। मैं बता सकता हूं कि 10 मिनट के बाद ये कहां पे होगी। 10 मिनट के बाद ये कहां पे होगी, बहुत इजिली निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ना, बहुत इजिली निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.31 10⁻31, याद रखना इस चीज को, केजी। और इसकी लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट से घूम रहा है। अगर ये पहले से कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहां पर है, तो मैं नहीं बोल सकता अगर मैंने हल्का सा भी इधर उधर किया तो ये वापस वही मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही है अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसको डी ब्रोगली ने बोला, कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके पास, अभी तो खैर मूविंग पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, अभी हम जस्ट सिंपल बात कर लेते हैं कि ये जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, ठीक है, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, नाम याद कर लेना, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये किसके लिए, मूविंग पार्टिकल्स के लिए। यानी कि दुनिया का हर एक पार्टिकल जो चल रहा है उसके पास अपनी एक वेवलेंथ है। हवा, उसकी अपनी एक वेवलेंथ है। बंदा चल रहा है, उसकी एक वेवलेंथ है। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसकी एक वेवलेंथ है। लेकिन इस वेवलेंथ का मतलब क्या है कि उसके पास में वेव नेचर है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास में नहीं है, तुम भी हो, तुम्हारे पास भी वेव नेचर है। अब तुम बोलोगे मैं तो नहीं चल पा रहा हूँ, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचने में इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, और ये तो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं। ये नहीं है एक्चुअली। अब ये डिपेंड करता है कि आपका मास कितना है, क्या वेलोसिटी है, तो ही तुम बता सकते हो कि तुमसे एसोसिएटेड वेवलेंथ विजिबल है कि नहीं है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। ये हमारा है डी ब्रोगली लैम्डा, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये क्या बताता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यानी कोई भी मूविंग पार्टिकल अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है, या बोलो वेलोसिटी जीरो नहीं है, जीरो मतलब 0 मीटर पर सेकंड,
तो उसके पास अपनी एक वेवलेंथ होगी। तो मैं एक फुटबॉल ले लेता हूँ मस्त वाली, और एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो फुटबॉल का मास मैंने लिया 0.1 kg, ये लिया 10 to the power, मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाया, तो इस फॉर्मूले से मेरी जो वेवलेंथ आई कितनी आई, 6.6। ये जो है मेरा प्लैंक कांस्टेंट है, ये मैंने बता चुका हूँ कई बार। ये प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये होती है 6.6 टू 10 to the power -34। तो अगर ये इसकी वैल्यू होती है, तो अगर मैं वेवलेंथ निकालूंगा 6.6 टू 10 to the power -34, तो वेवलेंथ कितनी निकली, बॉल अगर चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, हमने लात मार दी उसको, तो इतनी रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करें, अगर मैं इसको 10 भी ले लेता ना बेटा, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो भी इसकी वेवलेंथ जो थी ना, वो अराउंड अराउंड इसके अप्रोक्सीमेट 11 हो जाती है या 9 हो जाती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेवलेंथ कितनी हो गई इसके, अराउंड 20, मतलब अगर तुम दोनों कंपेयर करोगे, तो इसकी वेवलेंथ बड़ी, मतलब -34 छोटा होता है, याद रखना ये चीज। तो इसके अराउंड 20 टाइम्स, 10 to the power 20 टाइम्स अप्रोक्सीमेट, 20 नहीं 24, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -24 तक का दोनों में मल्टीपल का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस आ गया तो इसकी वेवलेंथ तो डिटेक्टेबल है, यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी वेवलेंथ डिटेक्टेबल है। यही हमारा, अगर मतलब मैं विजिबल, मतलब अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो वेवलेंथ है वो मेजरेबल वेवलेंथ है, ये अनमेजरेबल वेवलेंथ है। अब आप बोलोगे कि सर अनमेजरेबल क्या है, हम तो मतलब नॉन मेजर, तो हम इसको मेजर तो कर सकते होंगे, नहीं कर सकते। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हमें करना पड़ेगा एक सिंपल एक्सपेरिमेंट। मेरे पास एक फुट्टा है, मेरे पास एक स्केल है, मुझे ये बताओ कि इस स्केल को तुम कैसे, अगर तुम इसको नापना, इसकी लेंथ नापनी है, तो तुम्हें क्या चाहिए रहेगा, हमें चाहिए रहेगी एक मस्त वाली इसी के नाप की एक दूसरी स्केल। ठीक है, या फिर इससे छोटी भी चलेगी, थोड़ा एरर आ जाएगा, मतलब हम एक, मतलब पहले इसको नाप लेंगे आधा हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा नाप लेंगे, वो भी चलेगा। लेकिन अगर इससे बड़ी हो गई, फिर थोड़ा एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या हो सकता है हम मेजर ही ना कर पाए। इससे छोटा अपने को मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर इससे छोटा अपने को चाहिए, तो अगर मुझे 10 to the power -34 मेजर करना है, तो एटलीस्ट इसके बराबर का तो कोई एक्सट्रूमेंट होना चाहिए ना, इतनी वेवलेंथ जो प्रोड्यूस कर सके। इतना ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है कि जो इतना छोटा वेवलेंथ को मेजर कर सके। इस ये सब बने हुए हैं, 10 to the power -20 आराम से निकाल लेते हैं हम लोग। इसीलिए हमारी जो वेवलेंथ है हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। वेव तो तुम भी हो और मैं भी हूँ, लेकिन जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो बहुत कम है, जो हमें ट्रैवल करने में मदद कर सके। तो अभी थोड़ा पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इंसान बन के ही रहो, इंसानियत, या फिर बोले पार्टिकल हो, पार्टिकल बन के ही रहो। तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट हमने सीखा। हम भी वेव हैं, हम भी पार्टिकल है, ड्यूल बिहेवियर है मैटर का। लेकिन वेवलेंथ एसोसिएट जो है, जो बिग साइज ऑब्जेक्ट हैं, उनकी बहुत कम है एज कंपेयर टू जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। साफ शब्दों में बोला जाए तो अब इसको कैसे हम और मॉडिफाई वे में, या फिर इसको नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हैसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, it states that it's impossible to determine simultaneously the exact position or exact momentum of an electron। अब इसका मतलब, इसको इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, अभी बस थोड़ा सा सुन लो, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। तो ये है पोजीशन में अनसर्टेनिटी, ये है मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, मतलब जो आप निकाल रहे हो और जो उसकी होनी चाहिए उसका डिफरेंस है। सपोज व्हाट यू लाइक मेजर और जो तुम एक्चुअल होना चाहिए, इसी का डिफरेंस है। या उल्टा भी ले सकते हो, एक्चुअल वैसे फर्स्ट होना चाहिए, ये सेकंड होना चाहिए, मतलब एक्चुअल में से मेजर आपको घटाना चाहिए, तभी ये टर्म पॉजिटिव रहेगी। तो हम पॉजिटिव टर्म्स की बात करते हैं, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा मोड कर देता हूँ। मतलब ये जो है डेल्टा पी ऐसे है। ठीक है, तो अगर डेल्टा पी ऐसे है,
तो इसी तरीके से डेल्टा एक्स भी है। तो हम अगर इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हम समझ गए कि मतलब अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। भाई अगर तुमको मतलब तुम इसको फोटोन से मेजर करना चाहते हो, मतलब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, फोटोन भी हो सकता है। तो तुम अगर निकालने की कोशिश करोगे तो दो चीजें होंगी। सपोज मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, फोटोन भी हो सकता है, बस कोलाइड कराना है। मैंने इसको इससे कोलाइड कराया। जैसे हम कभी कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में ये रानी वाली गोटी है, ये अपना कोई भी गोटी स्ट्राइकर है। तो मैं इसको अगर हिट करूंगा तो ये तो रुक जाएगा लेकिन ये चल जाएगा, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन जब तुम फोटोन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ना स्पीड ऑफ लाइट से घूम रहे हैं। तुम जैसे ही इसको हिट करोगे तुम बता सकते हो कि इसकी पोजीशन कहाँ थी। हिट करने से पहले बता सकते हो ना बाय डिफॉल्ट। लेकिन वेलोसिटी अब इसकी नहीं बता सकते। जैसे ही तुमने इसको गायब हो गए, कहीं इधर उधर चला गया इसी को, यानी तुमने अगर पोजीशन निकालने के बारे में कोशिश की तो मोमेंटम में बहुत भयंकर अनसर्टिटी आ गई। मतलब सपोज तुमने इसको डेल्टा एक्स को बड़ा एग्जैक्ट निकाल लिया, डेल्टा एक्स को एग्जैक्ट निकाल भी लिया, तो तुम्हारा डेल्टा पी किस पे रहेगा, h/4 पाई। और मैंने बोला कि डेल्टा एक्स तुमने बहुत इजीली निकाल लिया। डेल्टा एक्स बहुत छोटे डिफरेंस के साथ में तुमने निकाले, मतलब जो एक्चुअल और ऑब्जर्व तुमने किया इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर नीचे वाली टर्म बहुत छोटी होगी तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी। यही होता है बेटा। जैसे हम मोमेंटम या कोई पोजीशन इजीली निकाल लेते हैं तो इसके मोमेंटम में इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है कि हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। यानी अगर हम वेलोसिटी नहीं बोल सकते तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो एग्जैक्टली वहां पर होगा कि नहीं होगा। इसीलिए मैं पूरी जो कहानी सुना रहा था प्रोबेबिलिटी की बोल सकते हैं कि वहां पे था भाई, थोड़ा आसपास था लेकिन अब नहीं है, हो भी सकता है। यही है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जब किसी भी चीज को ऐसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कि भाई सर प्रोबेबिलिटी है ये, पूरा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा है लेकिन मैक्सिमम यहीं पे है, बाकी इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बस यहीं पे है, इसी जगह पर होना चाहिए था। ठीक है। तो अब हमें क्या मिलकर आया, मतलब वही चीज मैं तुमको बता रहा था कि अगर हम मतलब इसमें अगर हम सपोज मैंने डेल्टा एक्स को अगर मैंने कितना मतलब अगर मैं इस दोनों का प्रोडक्ट निकालू इलेक्ट्रॉन के लिए तो देखेंगे डेल्टा वी, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो होता है एम वी, ये तो हमें पता ही है। तो एम डेल्टा वी की बात कर रहे हैं हम। तो एम हमारे पास था ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम ले सकते हैं, ठीक है। और 4 × 3 × ये करके निकालेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, 10⁻⁴। एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लिया है बस समझाने के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने एग्जैक्टली पोजीशन निकाल ली, सपोज मैंने बोल दिया कि 10⁻⁸ था, उसकी पोजीशन रेडियस के टर्म्स में बात कर रहे हैं अभी हम। मोमेंटम में कितना अनसर्टेनिटी है, 10⁴ ये तो गजब ही हो गया। यानी मोमेंटम आप बता ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्लासिकल पिक्चर देख रहे थे उस जो इलेक्ट्रॉन की वो रॉन्ग थी, क्लासिकल नहीं है इलेक्ट्रॉन। जब हम मेजर कर रहे हैं हम क्लासिकली नहीं बोल सकते कि वो वहीं पे मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करते हैं। तो यहां से जन्म होता है प्रोबेबिलिटी का। किसका जन्म होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, फाइंडिंग ऑफ probability of finding the electron in this is maximum, and which could reduce if you will measure the if you do the experiment again। तो ये कहानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की थी। तो ये कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। स्क्रोडिंजर इक्वेशंस के बारे में अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था जो प्रोबेबिलिटी की बात करता है, तो ये एक पूरा फिजिक्स है, हमें पूरा नहीं पढ़ना है तो मैं काम काम की बात बोलूंगा। तो इसने दो चीजें दी, एक शाय दिया है जिसको बोलते हैं वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स बताते हैं। जो हम E1 E2 E0 की बात करे थे ना, E1 जो हमने E1 निकाला था वो क्या था, h म्यू। E2 जो था 2h म्यू था। E3 जो था 3h म्यू था।
तो इनको निकालने के लिए, सपोज मुझे ये निकालना है, मुझे एक शाई मिलेगा। इस स्टेट का क्या होगा अपना, एक शाई 1 होगा। इस स्टेट का अपना क्या होगा, एक शाई 2 होगा। ये अटोमिक, तुम बोलो अटोमिक फंक्शंस है, सिंपल शब्दों में बोला जाए, ठीक है। और ये हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शंस हैं, इनको ज्यादा मतलब तवज्जो मतलब देना तो पड़ेगा ही। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं या एटॉमिक फंक्शंस हैं, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, एटॉमिक फंक्शंस हैं। इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं साई, PSI। इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन। तो जब इसके बारे में डालना नहीं है, समझ लो कि एक ऑपरेटर है, इस पे अप्लाई करोगे, मतलब इस पे अप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगी एनर्जी। तो ये सिंपल क्या है कि अगर हम H को, H मतलब हैमिल्टोनियन है ये। अब मैं इसको कैसे समझाऊं, इसको और तरीके से समझा देते हैं। हैमिल्टोनियन क्या है, ये समझ लो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम है। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर तुम इस ऑपरेटर को इससे पहले मुझे एक चीज तुम्हें बता देनी चाहिए, ऑपरेटर और ऑपरेशन। सपोज मैं बोलूं x प्लस वाई, मैं बोलूं, ये भी ना बोलूं 2 × 3 = 6। तो इसमें 2 और 3 क्या है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो ऑपरेटर है। तो ये एक तरीके का ऐसा ही ऑपरेटर है जिसको पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स कंटेन करती है। हम इसको इस पे अगर ऑपरेट करेंगे, इसको इस पर डालेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो एनर्जी ही हमें चाहिए थी। और शाई जो है, शाई जो है, शाई का जो स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन विल बी द मोस्ट प्रोबेबल टू फाउंड। ये शाई स्क्वायर से बताता है। तो शाई इंडिकेट करता है वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल, कोई भी। और ये इसको एक एनर्जी भी बोलते हैं और इसको आइगन वैल्यू एनर्जी भी बोल सकते हैं। आइगन वैल्यू बोलते हैं इसको, आइगन वैल्यू। और ये होती है टोटल एनर्जी सिस्टम की इस स्टेट के लिए। E1 की टोटल एनर्जी ये है, E2 की टोटल एनर्जी ये है। तो आप समझ पा रहे हैं ये चीज थोड़ा सा। तो जैसे स्क्रोडिंजर इक्वेशंस आई तो हमारा एक नया कंसेप्ट आ गया, ऑर्बिटल्स। हमारा बोर्स तक जो था वो ऑर्बिट थी, ये हमारा ऑर्बिटल है। बोर्स हमारी क्या थी, ऑर्बिट पे काम कर रहा था। ऑर्बिट क्या होती है, स्टेशनरी स्टेट्स। दोबारा बता रहा हूं, स्टेशनरी स्टेट्स। अगर ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं तो ये क्लासिकल पिक्चर है बोर्स ऑर्बिट की। ये क्या है, क्लासिकल पिक्चर थी। लेकिन ऑर्बिटल क्लासिकल नहीं है ये, इसको, ये है प्रोबेबिलिटी बेस्ड। ये है प्रोबेबिलिटी बेस्ड, यू विल सी, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे। तो इन जनरल हमारे पास कोई भी अगर एलिमेंट है, उसके 4 क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको ऑर्बिट, इसको वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे अजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन स्पिन, ये 4 तरह के हमारे क्वांटम नंबर हैं। तो ये जो n रिप्रेजेंट करता है हमारी शेल्स, L हमारी रिप्रेजेंट करता है सब शेल। अब थोड़ी सी इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर्स कैसे थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, जो जिस पर दुनिया भर के क्वेश्चन आपके पेपर्स में आएंगे, तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं, तुम्हारे जेई के एग्जाम्स में आते हैं, नीट के एग्जाम्स में आते हैं। तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या है, पहला n है, ये है सब शेल, ये है शेल। तो ये जो KLMN आपने पढ़ा होगा 9th 8th 10th में, दैट इज एक्चुअली शेल। नाउ इस शेल के अंदर भी सब शेल्स होते हैं। वो कैसे बताते हैं अपन, अजीमुथल क्वांटम नंबर से। उनका जो भी उनका उनका जो भी एंगुलर मोमेंटम है या मैग्नेट या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वो बताते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। लास्ट जो बचता है वो है कि इलेक्ट्रॉन 2 तरह की स्पिन ले सकता है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो हमारे पास में 4 क्वांटम नंबर्स हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हम इनको निकालें। तो सपोज मेरे पास हाइड्रोजन का केस है,
तो हाइड्रोजन के लिए जो n है ये 1 है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के लिए n 1 है तो इसके लिए l क्या होगा, 0 टू n-1, मतलब 0 टू 0-1 यानी 0। तो इसका क्या बनेगा जब l आपका 0 हो, l को अगर हम ऐसे करें 0 1 2 3 4 5 हो गया 4, तो ये क्या बनेगा, s p d f g, यहां तक वैसे जाता नहीं है। तो जब हमारा n 1 होगा तो l क्या होगा, 0 टू n-1 यानी कितना रहेगा, 0। और 0 का मतलब क्या है, s। अगर l 0 है तो इसका मतलब क्या है, s। तो n, तो हम इसको कैसे लिखते हैं सब शेल को नाउ, तो हमें अगर सब शेल लिखनी है तो अगर n 1 है तो पहले हम उसको n जो हमारी शेल है उसको लिखते हैं, उसके बाद वो कौन सी शेल है वो सब शेल बताती है, तो 1s हो गया। अगर l मेरा 0 है और n मेरा 1 है तो 1s हो गया। दूसरा केस लेते हैं कि n मेरा 2 है, तो n अगर 2 है तो 0 टू n-1, 0 टू n-1 का मतलब 0 टू 2-1 का मतलब 0 टू 1, और 0 टू 1 का मतलब क्या है, 0 1। 0 1 का मतलब अब यहां से देखो कि 0 1 का मतलब क्या हो गया, मेरे पास s भी है p भी है, अगर तो n 2 है तो 2s और 2p पॉसिबल है, 2s 2p। सिमिलरली अगर n मेरा 3 है तो 0 टू n-1 का मतलब क्या होगा, 0 1 2 3। अब मेरे पास कौन कौन सा पॉसिबल है, 3s 3p 3d। सपोज अगर मेरे पास 4 है, 0 1 2 3 4, 0 टू n-1 फॉर्मूला है 4s 4p 4d 4f। एंड 5 अगर मेरा है तो 0 1 2 3 4 5s 5p 5d 5f 5g। सिंपल शब्दों में ये जो सबशेल्स हैं इनकी अपनी एक शेप है। अगर मैं इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने की कोशिश करूंगा तो ये बताएगा कितने नंबर्स हैं उसमें, ठीक है। अगर मैं, ये शेप भी बताएगा और नंबर्स भी बताएगा। तो सपोज जैसे मैंने एस के लिए बोला था 0 है, पी के लिए बोला था 1 है, डी के लिए बोला था 2 है, इसके लिए 3 बोला था। तो एल कितना होगा, -L2 प्लस एल, यानी 0 टू 0, -0 टू +0 का तो मतलब कुछ नहीं बैठा, तो वो 0 ही रहा। इसलिए एस में कितना होता है, 0। इसका मतलब क्या होगा, साफ शब्दों में बोला जाए इसके पास एक डब्बा होगा। अभी मैं डब्बा बोल रहा हूं, इसको बाद में हम बात करेंगे कि डब्बा क्यों बोल रहे हैं। अगर मैं L1 की बात करूंगा तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, -1 टू 1, यानी -1 0 1 0 लेना पड़ेगा। तब इसका मतलब क्या होता है, डंबल शेप, यानी जो s ऑर्बिटल होता है वो स्पेरिकल टाइप होता है। यही जो है तुम्हारा ऑर्बिटल एक्चुअली में डब्बा। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड डायग्राम। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ होता है। तो समझना क्या है कि एस ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। वो भी मैं बताऊंगा कैसा दिखेगा। इसका इस तरीके से होगा, डंबल शेप, डम्बेल, दो तरह के बेल। जो लोग जिम जाते हैं उनको डंबल समझ में आएगा बहुत इजीली। डंबल में दो कोने पर वेट्स होते हैं, बीच में कुछ नहीं होता है, तो सेम ही तरीके से ऐसा रहता है। अगर मेरा D2 है तो -2 से +2 मेरे पास 5 डब्बे बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे इसमें डब्बे, इसमें 5 डब्बे बनेंगे, -2 -1 0 1 2 3 डंबल। इसी तरीके से अगर हम L3 की बात करेंगे तो मेरे पास 60 डब्बे बनेंगे, ठीक है। लेकिन शेप थोड़ी डेफिनेट नहीं होती है इसलिए मैंने उसको लिखा हुआ है, तो मैं तुमको दिखा देता हूं। हमारा एस ऑर्बिटल ऐसा दिखाई, तो ये मैंने यहां से लिए हैं शेप्स, मैं नहीं बना पा रहा था, जनरेट नहीं कर पा रहा था। मेरे पास कोड तो था लेकिन बच्चों के लिए कोड इंपॉर्टेंट नहीं है, उन बच्चों के लिए सिर्फ बेसिक उनको वो चाहिए 11 12 की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो एस ऑर्बिटल कैसा दिखता है, स्पेरिकल। पी ऑर्बिटल कैसे दिखता है, P1 जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, P0 वाई जेड एक्सिस के अलोंग होगा, और P1 जो होगा ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो कैसे हैं, 3 डंबल। इनको अगर ऑर्बिटल के टर्म्स में बताना तो एक डब्बा, इसमें 3 डब्बे, 3 डब्बे। अगर इसके हिसाब से बताना इसमें 5 डब्बे, 1 2 5 का 5 डब्बे, इस तरीके से इसमें 60 डब्बे। तो समझ में आ गया। तो हमारे क्वांटम मैकेनिकल की मॉडल से हमें जो शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स मिला है, ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल का शेप, वो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट से मिला है, और जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है
ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं या फिर इन्होंने बोल दिया, कहानी नहीं है ये एक सच्चाई है जो एक्सपेरिमेंटली इस तरह की शेप्स मिलती हैं। सॉरी, गला खराब हो गया। तो अगर इसमें एक, अब हमको फिलिंग की बात करेंगे कि फिल कैसे करते हैं, ये ऑर्बिटल्स फिल कैसे होते हैं। तो सबसे पहला तो एक रूल पढ़ लो, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब मैं इंडिविजुअल केसेस लूंगा। सपोज मैंने एस में, मेरे एस में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? हमारे पास दो तरह की स्पिन्स होती हैं, तो एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर मैं सपोज 1s की बात कर रहा हूँ, 1s की बात कर रहा हूं, तो मेरा n क्या है? 1 है। l क्या है? 0 है ना। m, l क्या है? वो -L2 0 था, तो यानी 0 है। और ms क्या है? वो दो पॉसिबिलिटीज ले सकता है, +1/2, हाफ स्पिन, -1/2। ठीक है। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं तो s में दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मतलब अब समझना इसको, पूरी कहानी को। ठीक है। मेरे पास अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो वो ऐसे चला जाएगा, चला गया। लेकिन दूसरा भरूंगा तो मुझे इसको मिटाना चाहिए, ये नहीं है, अपवर्ड स्पिन का चला गया, नीचे वाला डाउनवर्ड स्पिन का चला गया। तो ये क्यों होता है? इसी को बोलते हैं कि मतलब हमारा चार क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। अगर हमारे एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। पहले तीन भले ही सेम हो गए, लेकिन चौथा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो गया, और दूसरा जो था इसी इलेक्ट्रॉन के लिए भले ही पहले तीन क्वांटम नंबर सेम है, चौथे वाले के लिए -1/2 है। इसको वैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं, वो मैं थोड़ा समझाऊंगा। लेकिन हिंदी क्या है कि दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और कैसे भर सकते हैं? एक और दो, पहला अपवर्ड, दूसरा अपवर्ड नहीं ले सकते। यानी अगर आपने एक ऑर्बिटल में एक अपवर्ड ले लिया तो दूसरा वाला डाउनवर्ड ही लेना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आगे पी बढ़ते हैं। पी में हमारा पहला है, तो अगर हम पहले केस की बात करेंगे पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरे केस की बात करेंगे तो दूसरा केस। इसको लिखते कैसे हैं? P1, दो हो गए तो P2, तीसरा लिख दिए 3। अब कहानी सुनो, ये कैसे भरा गया है? ये मैंने ऐसे नहीं भरा है, ये मैंने, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा पीछे जाऊं, इसको मिटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं थोड़ा सा। मैंने दूसरा ऐसे नहीं भरा है। इसी को बोलते हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर एक हॉस्टल में 3 कमरे हैं, तो और उसमें पहला एक बंदा आया तो वो पहला कमरा लेगा, दूसरा बंदा आया दूसरा कमरा लेगा, तीसरा बंदा आया तीसरा कमरा लेगा। वो ऐसे नहीं ले सकता कि भाई पहले कमरे में तीनों घुस गए। मैक्सिमम एक कमरे में दो हो सकते हैं, और तब तक भरा जाएगा जब तक सब में एक एक ना हो जाए। यानी जो पॉसिबल, जो राइट वे है भरने का इलेक्ट्रॉन को, वो ये है। यानी अगर हमें 3 के लिए भरना है तो कैसे भरना है? ऐसे, पहले वाले में पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो दूसरे वाले में दूसरा, फिर तीसरे में। तो पहले जब 3 भर गए, अब चौथा जो है, चौथा जो आएगा तो वो ऐसा है कि मतलब वो डाउनवर्ड स्पिन का होगा इलेक्ट्रॉन, अपवर्ड स्पिन का नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि इसका रूल, इसका मतलब ये मैंने अभी पीछे बताया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के सेम ऑर्बिटल में नहीं हो सकते हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए उसकी स्पिन अपोजिट करनी पड़ती है। तीसरा आएगा तो तीसरे, पांचवा आएगा तो ऐसे ही, और छठा आएगा तो ऐसे ही। तो समझ में आया? इसी को बोलते हैं हंट्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे भरा जाएगा कि वो पहले इंडिविजुअल हर एक कमरा भरेगा। अगर हमारा एस है तो पहले एक, एस में तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पी में पहले तीनों भरेंगे तब चौथा भरा जाएगा। 3 तक हमें पहले तीनों भरने हैं, उसके बाद अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आता तो चौथा फिर डालेंगे। इसी तरीके से पांचवा अगर ले रहे हैं तो पांचवी में भी ऐसा ही होगा। पहले चार भर, पहले 3 भरेंगे, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरीके से P6 में और थोड़ा दूसरा जाते हैं, D1 की बात करते हैं। तो मुझे अगर D1 में पहला भरना है तो पहला आ गया, ये बार बार मुझसे ये इसकी टीढ़ी क्यों बन जा रही है। हाँ, तो पहला इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा भरना है तो दूसरा आ गया, तीसरा भरना है तीसरा। तो मैंने पहले यहां नहीं डाला, इसको इसी को बोलते हैं कि हमें पहले हर कमरे को भरना पड़ेगा, तब जाके मुझे, मैं नेक्स्ट मतलब एक कमरे में डबलिंग कर पाऊंगा। डबलिंग तभी होगी जब सारे कमरे भर जाएंगे। चौथा, पांचवा,
अब डबलिंग कर सकते हो, जैसे छठा आ जाएगा डबलिंग कर सकते हो, ये डबलिंग मैंने दिखाई है। इसी तरीके से सातवां, इस तरीके से आठवां, इस तरीके से नौवां, इस तरीके से 10वां। इसी को बोलते हैं हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। डेफिनेशन आप पूरा पढ़ लेना खुद, जैसे पढ़ना है, जैसे इंग्लिश लिखनी है लिख लेना, लेकिन कहानी यही है कि अगर एक इस हॉस्टल में मतलब अगर मैं इसको एक हॉस्टल बना दूं और 5 कमरे का है, तो पांचों में पहले छठवा 6 बंदे भरने हैं, तो पहले पांचों में 5 जाएंगे, उसके बाद छठवा जाएगा, छठवा में ही डबलिंग होगी। मतलब पहले 5 भर लिए 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, अब छठवा जो आएगा वो डबलिंग कर सकता है। लेकिन पहले अगर तुमने शुरुआत में ही डबलिंग नहीं कर सकती, पहले सारे कमरे को भरना पड़ेगा, उसके बाद डबलिंग करोगे। समझ में आ गया? ठीक है, ये एक्चुअली में डी ही था, ये थोड़ा 5 ऊपर है, ठीक है, ये ऐसे है D5। तो ये हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। नेक्स्ट जो है कि इसको फिल कैसे करना है, तो फिल करने के लिए जो हमारे पास रूल है वो है N+L रूल। जिसका N+L छोटा होगा वही सबसे पहले भरा जाएगा। अगर मैं पूछूं 1s और 2s में पहले कौन भरा जाएगा, N+L निकालो। N+L, N किसका, इसका कितना 1, L कितना है 0, कितना है इसका L, 1+L 1 हो गया, तो 1। और अगर 2 से कंपेयर करेंगे, N कितना है 2, L कितना है 0, 2+0 2, क्योंकि 1 2 से छोटा है तो पहले ये भरेगा, यही है लोएस्ट इन एनर्जी। ये क्या है, लोएस्ट इन एनर्जी। तो पहले एनर्जी निकाल लो, N+L रूल छोटा होना चाहिए, ऑर्बिटल वो पहले बनेगा। अब 2p और 2s में बात करें कौन पहले भरेगा, ये कितना था 2 था, 2 प्लस इसमें L कितना है, इसमें L हमने 1 लिया था, क्योंकि L जो होता है -L2+L होता है ना, तो हम प्लस लेके कंसिडर करेंगे, तो N+L कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 हो गया, ठीक है। अब तो 2+1 का मतलब कितना हो गया 3, तो 3 पहले भरेगा, ठीक है। अब अगर दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर N+L सेम है, अगर N+L सेम है, अब मैं बोलूंगा 2s और 2p, दोनों में N+L तो सेम ही हो गया भाई, इसमें भी 3 हो गया, इसमें भी 3 हो गया, क्योंकि 3+0 है। तो इस केसेस में कौन सा भरेगा, जिसका n छोटा है, n शुड बी लोअर। अगर N+L से नहीं निकलेगा तो सेकंड रूल क्या करता है, n छोटा होना चाहिए। तो पहला रूल क्या हो गया, N+L से निकालना है, ये जो कम होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद अगर N+L सेम है दोनों दो सिस्टम्स का, दो ऑर्बिटल्स का, तो N+L शुड बी लोअर। N+L मतलब क्या है कि अब इसमें n छोटा होना चाहिए, n शुड बी लोअर, अगर ये हो जाएगा तो कहानी समझ में आ गई। तो इस तरीके से अगर आप भरेंगे और पूरा निकालेंगे कहानी, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा कि सबसे पहले S भरा जाता है, फिर 2s, 2p, फिर 3s, फिर 4s, फिर 4 नहीं, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। इस तरीके से आपको पूरा एक वो मिल जाएगा, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। तो फीलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल डिफरेंट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल which is based on Pauli exclusion principle, Hund's rule of maximum multiplicity and relative energy of the orbital। पोली भी समझा, वैसे पोली मैंने समझा दिया है लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। पोली एक्सक्लूजन क्या है कि no two electron in an atom can have the same set of 4 quantum numbers, जो मैंने बताया था। Pauli exclusion principle can also be stated as only 2 electron may exist in the same orbital and these electron must have opposite spin। अगर हम एक में 2 इलेक्ट्रॉन बनने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरे वाले की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। यही था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। समझ में आ गया? आ गया। 2s वाले में भी सेम है, 2p वाले में भी सेम है, मैं दोबारा बता चुका हूं, एक बार और दोबारा दिखा देता हूं कि अगर हमें पहला हंस रूल क्या था कि सबसे पहले एक, अगर हमें 5 हमारे पास कमरे या 3 हमारे पास कमरे हैं, 5 कमरे और 3 कमरों की बात इसलिए करो क्योंकि हमारे पी ऑर्बिटल में 3 सबशेल्स, 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये पूरा सबशेल है, इसमें ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर हमारे चौथा, पहले 1 2 3 भरेंगे, फिर चौथा आएगा, यानी पहले तीनों कमरे ऑक्यूपाई होंगे, तब नेक्स्ट जो 3 के बाद में जो भी आएगा तो उसमें जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें 6 इसमें भरने हैं तो पहले पांचों भरेंगे, फिर छठवा आएगा, और जो छठवा आएगा वो उल्टा बैठेगा। मतलब एक, इसको ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन
एक बंदा पैर पे खड़ा हो सकता है, एक बंदा हाथ पे खड़ा हो सकता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, अबाउ प्रिंसिपल्स हो गया। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट of the atoms the orbitals are filled in the increasing order of their energy, मतलब जिसकी कम एनर्जी होगी वो पहले भरेगा, जिसकी ज्यादा होगी वो बाद में भरेगा। यही है। और कैसे निकालते हैं, एन प्लस एल रूल को भी फॉलो करना पड़े, याद रखना है। अगर दोनों सेम है तो एन प्लस एल अगर सेम है तो एन हमारा छोटा होना चाहिए, एन शुड बी लो। ठीक है, उसके बाद में ये हंस रूल को भी फॉलो करना चाहिए। अगर हमें मतलब P4 पे या D6 पे जा रहे हैं तो कैसे भरना है वो मैं पीछे बता चुका हूँ। ये चीज समझनी है बार बार और प्रैक्टिस करनी है जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। उसके बाद में चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको दिखा देते हैं। एक अगर हमें हाइड्रोजन के लिए भरनी है तो हाइड्रोजन के लिए 1s पॉसिबल है, एन इसका 1 होता है तो 1s1। तो कैसे लिख सकते हैं 1s1। हीलियम की बात करेंगे तो 1s2। लिथियम की बात करेंगे तो 2 और 1 होता है 1s2 2s1। बेरिलियम की बात करेंगे तो इस तरीके से 2s2। बोरान की बात करेंगे तो 1s2 2s1 2s2 2p1। कार्बन नाइट्रोजन का आपको खुद लिखना है, समझ जाओगे। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं बोलूं कि मतलब मुझे इस बारे में थोड़ा ज्यादा बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जिन भी कॉन्फ़िगरेशंस में P3 रहे, P6 रहे, D5 रहे, D10 रहे, F7 रहे, F14 रहे, ये सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सबसे स्टेबल। इसलिए हीलियम जो होता है बहुत स्टेबल है। इसी तरीके से नियोन जो है बहुत स्टेबल है। अगर आप निकालोगे ना तो P6 आएगी, इसको निकालोगे तो 2s2 आएगी। वैसे तो 1s2 2s2 भी ऐड 1s2 भी ऐड कर देना चाहिए था। 1s2 P3 P6 ये सब बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो इसी इन्हीं कॉन्फ़िगरेशंस की स्टेबिलिटी बहुत सारी जगहों बहुत सारे मतलब तुमको बहुत सारा वो देखती है, मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देती है, कभी कभी तुमको एक्सेप्शंस भी दिखाई देंगे इन्हीं कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से। तो कुछ एग्जांपल्स मैं इसमें लूंगा जो तुम्हें समझ आ सके। देखते हैं एक बार। तो एक क्वेश्चन का आंसर अगर हम देना चाहें कि हीलियम और नियोन इनर्ट क्यों है, हीलियम और नियोन इनर्ट क्यों है, रीजन है उनकी कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। मैंने भी बता दिया कि p6 में कोई स्पेस ही नहीं बचा, वो सारे के सारे लास्ट जो वैलेंस, इसको बोलते हैं वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। जो ये वाली होती है उसको वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जो सबसे मतलब एन जिसका जो वैलेंस वाले जो उसमें रहेगा ना एन एन जो रहेगा जो लास्ट वाले का एन रहेगा वही वैलेंस होता है। ठीक है, तो ये अपना मतलब बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें कोई मतलब ये फुल्ली फिल्ड है, ऑर्बिटल्स इनके फुल्ली फिल्ड है। अगर P6 की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई स्पेस ही नहीं है। कोई कोई ना इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ना देने की कोशिश करेगा, इसलिए हीलियम और नियोन जो है बहुत इनर्ट है। नियोन इसलिए इनर्ट है, हीलियम के केसेस में एक दो दो इलेक्ट्रॉन है तो ये देने की भी कोशिश नहीं करता, लेने की कोशिश नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि लिथियम जो है बड़ा रिएक्टिव है। लिथियम क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि इसके पास 2s1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा देने की कोशिश करता है, क्या करता है, लूज कर देता है। इसी तरीके से फ्लोरीन जो है ना एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन क्या है, ये जब लूज करता है इसको बोलते हैं मेटेलिक बिहेवियर। मेटल क्या होते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन का क्या होता है कंफ्यूजन, 1s2 2s2 2p5 ये होता है। तो अगर 2p5 की बात करेंगे तो हमारे पास में इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी, एक दो ऐसे कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। तो इसकी P5 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा आराम से easily, और P6 बना लेगा। वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन समझ लो कि जब इलेक्ट्रॉन P5 जो है ये इसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये नॉन मेटल है। इसलिए जो लिथियम है वो मेटल है और फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये थर्ड चैप्टर में आएगा लेकिन फिर भी मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के बता दिए।
तो हीलियम इनर्ट क्यों है, लिथियम मेटल क्यों है, फ्लोरीन नॉन मेटल क्यों है, पता चल गया। इसी तरीके से जिंक भी इनर्ट होता है, जिंक भी बहुत इजीली रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 1s2 2s2 2p6 3d10 4s2। वैसे तो जिंक 2 प्लस होता है इनर्ट, मतलब प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि इसकी एस निकल जाता है, लेकिन इसमें 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी वजह से ये स्टेबल होता है। तो ये लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन विच आर आइदर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल। रीजन क्या होता है, मतलब यहाँ पे मैं वही चीज वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपको बस समझना है। एक मतलब मैं क्वेश्चन भर आपके लिए छोड़ दे जाता हूँ। 3D ऑर्बिटल जो है पहले भरा जाएगा कि 4s, ये कहानी, इसका तुमको आंसर बताना है। रूल क्या लगाना है, n प्लस एल जो है, इसमें n प्लस एल रूल लगाना है और तुम्हें बताना है कि क्या, कैसे, क्यों, क्यों, मतलब कौन सा ऑर्बिटल पहले पड़ा जाएगा, क्यों और कैसे। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा सा रहेगा, वरना तो मैं खुद भी पोस्ट ही करने वाला था बस। तो भैया हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशंस जो होती है उनको बोलते हैं, इसके दो रीजन होते हैं, मुझे नहीं लगता है कभी पूछा जाता है, लेकिन फिर भी दो रीजन होते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी स्टेबल, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अभी बताने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लो कि हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज एनर्जी की वजह से होती है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि तुम लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, लेकिन होती हैं, यानी कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, P3, P6, D5, D10, F7, F14, F14, हाँ। इसके अलावा एक कॉन्फ़िगरेशन और होती है S2, पता नहीं लोग क्यों इग्नोर करते हैं, लेकिन S2 का स्टेबलाइजेशन शायद इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन S2 भी एक फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो P3, P6, D5, D10, F7, F14। अब मैं एक एग्जांपल एक और तुमको मतलब मैंने भी तुमको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे हम बता सकते हैं कि क्या इनर्ट है, कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। एक और चीज बता सकते हैं, अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ना, मतलब अगर हम भरे, वैसे तो अभी क्वेश्चन का आंसर तुमको पिछले वाले का यही मिल गया। अ, अगर हम अबाउ से भरे तो कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए थी, क्रोमियम 2p6 3d4 4s2, ये होनी चाहिए थी। भर के नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद करना है ये। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो हमें ये मिलता है, टू क्रोमियम 2p6 3d5 4s2, ये वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं, बाकी नहीं लिख रहा हूँ। D4 कॉन्फ़िगरेशन जो है D4 4s2 D5 5s2 में मिल गई एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखेंगे तो। और एक्सपेरिमेंटल हमारे लिए सुप्रीम है, एक्सपेरिमेंट हमें मानने पड़ते हैं। सेम चीज अगर कॉपर की बात करते हैं, होना चाहिए था 2p6 3d9 4s2, लेकिन होता है 3d10 4s2। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से होता है, D5 और D10 की वजह से, D10। तो मुझे लगता है मैंने पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से पढ़ा डाला। अब तुमको क्वेश्चंस करने और पूछना है। क्वेश्चंस वाली वीडियोस अगर आप चाहिए तो आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना पड़ेगा, नहीं भी करोगे तो भी मैं बना दूंगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। पढ़ते रहिए, पूरा एनसीईआरटी अब मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, बिना पैसे लिए, बिना कुछ, मटेरियल सब कुछ फ्री है। जिसको पीपीटी चाहिए पीपीटी मांग लेना, जिसको स्लाइड्स चाहिए स्लाइड्स मांग लेना, सब कुछ मैंने खुद बनाया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं।